हेलो एवरीवन। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन में 1 से देखते हैं। 1 के लिए क्वेश्चन बोला फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है साइन इनवर्स -1/2 का। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकाले। उससे पहले हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू क्या होता है, फिर डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पहले कई बार क्लास 11th में डिस्कस कर चुके हैं, यानी मान लेते हैं कि f(x) = sin x। हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि x जो है वो सेट ऑफ डोमेन है और ये क्या होता है, रेंज निकल पाता है। यानी क्या, y क्या है, यहाँ पे sin x है और इस फंक्शन से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से x का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग y निकालते हैं। y = वो करते हैं। लेकिन इसके उल्टा अगर मान लेते हैं कि y दिया हुआ y = 1/2, देन x = what, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो इसका इन्वर्स की बात जब किया जाएगा तो यहाँ से x = क्या होगा, तो x ये वाला पार्ट एज ए मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो नहीं है, बट ये इधर जाता है तो ये y/sin हो जाता है। तो साइन इन्वर्स ये क्या होता है, y होता है। ठीक है, साइन को एज ए इन्वर्स के रूप में लिखा जाता है ताकि पता चल पाए कि जो एंगल है इन साइन में है। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चला कि साइन के साथ जो कुछ भी है इसका जो वैल्यू होगा वो किसी एंगल के बराबर होगा। और यहाँ भी हम समझ पा रहे हैं कि साइन इन्वर्स दिया हुआ कितना, -1/2, हम लोग 1/2 ले लेते हैं। तो साइन इन्वर्स के साथ जो कुछ भी है वो किसी एंगल थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थीटा क्या होगा वो देखेंगे। यानी क्या, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या बना, साइन इन्वर्स 1/2 = थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे जो 1/2 है वो डोमेन है और रेंज क्या होगा। ठीक है, तो रेंज निकालने के लिए इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा = 1/2। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो यहाँ पे एंगल जो वो क्या है, डोमेन है और रेंज 1/2 है। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या क्या होगा, थीटा का वैल्यू हमें पता है π/6 हो सकता है, 5π/6 हो सकता है। यानी दो डोमेन है, दो डोमेन का रेंज क्या होगा, 1/2। और भी हो सकता है 2π, अगर 2π + π/6 करेंगे तो वो भी हो सकता है। नहीं, फिलहाल हम 2 के लिए लेते हैं, यानी थीटा का वैल्यू π/6 और 5π/6 का जो होगा ये क्या होगा, साइन π/6 और 5π/6 = 1/2 होगा। यानी दो डोमेन का एक रेंज 1/2 होगा। ये तो समझ रहे हैं। तो यहाँ पे डोमेन क्या 1/2 है और थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, यानी π/6 और 5π/6। हमें पता है कि कोई भी फंक्शन का हर एक डोमेन का सिर्फ और सिर्फ एक रेंज होना चाहिए। यानी क्या, 1 2 3 मान लेते ये सेट ऑफ डोमेन है, 2 7 9 ये पॉसिबल है। 1 का भी इमेज 2 है, 2 का भी 2 है, 3 का भी 2 है। इट्स पॉसिबल, मिनिमम फंक्शन है ये फंक्शन है। लेकिन अगर 3 का 2 के साथ है और 3 का 7 के साथ क्या है, रिलेशन या फंक्शन है, यानी एक एलिमेंट का अगर दो इमेज आया देन ये फंक्शन है ही नहीं। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं एक डोमेन का दो रेंज π/6 और 5π/6। ये हम यहाँ भी देखें, पाई का वैल्यू क्या, π/6 के लिए क्या होता है, साइन π/6 = 1/2 होता है। तो ये क्या फंक्शन हो पाएगा क्या, नहीं। तो इसको फंक्शन डिफाइंड करने के लिए क्या किया गया, इसका रेंज भी फिक्स किया गया। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। एक क्या करते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है और यहाँ पे π/6 का वैल्यू 1/2 हो जाता है। लेकिन ये क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, यहाँ का भी वैल्यू रिपीट कर जाता है ना। यानी एक डोमेन का दो रेंज हो जाता है। इसलिए क्या किया गया, इसका रेंज फिक्स करते वक्त 0 से π/2 तक ही लिया गया। π/2 से लेकर पाई के बीच का वैल्यू एलिमिनेट कर देगा इसके रेंज के लिए, क्योंकि यहाँ के बाद π/2 के बाद साइन के केस में जो रेंज होता है वो रिपीट करता है। रिपीट का मतलब एक डोमेन का दो रेंज होने लगता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया, जो मेरा डोमेन है, चूँकि हमको पता है साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, -1 से लेकर 1 के बीच में। क्योंकि इसका जो रेंज है ना वो क्या होता है, -1 से लेकर 1 के बीच में। तो इसका जो डोमेन होगा साइन इनवर्स का वो -1 से 1 होगा। तो कुल मिला के 0 से लेकर 1 तक, क्योंकि साइन π/2 = 1 होता है, 0 से लेकर 1 तक क्या होगा, डिफाइन तो हो गया मेरा। ठीक है ना,
यानी हमें एक चीज़ और पता होना चाहिए, हर एक डोमेन का एक ना एक रेंज भी होना चाहिए। 0 से लेकर π/2 तक में क्या होगा, 0 से लेकर 1 तक डिफाइंड हो गया, लेकिन -1 से लेकर 0 डोमेन भी डिफाइंड हो, इसके लिए क्या किया गया, यहाँ से इस वाले पार्ट में, चूँकि हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है, इसलिए क्या किया गया, इसका रेंज 0 से लेकर π/2 पॉजिटिव वैल्यू इंक्लूड हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक, और नेगेटिव वाला भी इंक्लूड हो, इसके लिए क्या किया गया, 0 से लेकर -π/2 तक लिया गया। इस एंगल के बीच में, साइन के केस में π/2 और -π/2 के बीच में क्या होता है, हर एक एलिमेंट का ऑफ डोमेन के लिए, यानी -1 से लेकर 1 तक के लिए हर एक का क्या हो रहा है, हर एक एलिमेंट, हर एक डोमेन का अलग अलग इमेज भी आ रहा है, और साथ साथ में हर एक एलिमेंट का क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक इमेज आता है। यहाँ पे क्या था, 2 इमेज आ रहा था, 1/2 के लिए π/6 भी और 5π/6 भी आ रहा था। तो इससे बचने के लिए क्या किया गया, साइन इनवर्स का जो रेंज है वो फिक्स कर दिया गया, यानी π/2 से लेकर -π/2 के बीच में, ये साइन का हो गया। ठीक है, उसी तरह से साइन का अपोजिट रेसिप्रोकल यानी कोसेक का भी, कोसेक इनवर्स का भी जो है एंगल फिक्स कर दिया गया, कहाँ से कहाँ के बीच में, इसका भी इसी के बीच में होगा। ठीक है, ये π/2 और -π/2 के बीच में, बट हमें पता है कि कोसेक 0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, इसलिए इसमें भी क्या होगा, माइनस हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, -0 जब कोसेक का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कोस का बात करते हैं, कोस इनवर्स का, कोस इनवर्स y मान लेते हैं क्या, x है। तो हमें पता है डोमेन जो होगा वो क्या होगा, -1 से लेकर 1 के बीच में होगा, और हर एक एलिमेंट के लिए डिफाइंड होगा। उसके लिए क्या करेंगे, तो चूंकि हमें पता है यहाँ पे π/2 और -π/2 लेंगे तो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है, यहाँ भी पॉजिटिव, नेगेटिव वाला वैल्यू आएगा ही नहीं। इसके लिए क्या किया, कोस का 0 से लेकर पाई के बीच में फिक्स किया, चूँकि इस यहाँ से 0 से लेकर π/2 तक में क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, और हमें पता है π/2 से लेकर पाई के बीच में क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू के लिए भी डिफाइंड हो जाएगा, डोमेन ऑफ नेगेटिव वैल्यू के लिए। तो कॉस इनवर्स का क्या होता है, कहाँ से कहाँ के बीच में रेंज फिक्स किया गया, डेट इज 0 से लेकर पाई के बीच में। ठीक है, फिर कोस इनवर्स का ये हम सिर्फ समझा रहे हैं, एज ए चार्ट आप देख सकते हो। ठीक है, कहीं भी। और कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक इनवर्स। सेक इनवर्स का भी क्या होगा, 0 से लेकर पाई के बीच में, एलिमिनेट कर देंगे 0, चूँकि 0 के लिए क्या होता है, डिफाइंड नहीं होता है क्या चीज़, सेक, नॉट 0 सॉरी π/2, सेक के केस में π/2। ठीक है, क्योंकि cos π/2 = 0 होता है, उसका क्या करेंगे हम लोग, सेक का करेंगे तो 1/0 जो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, इसलिए क्या होता है, इसका रेंज 0 और पाई -π/2। ठीक है, डिस्कस करेंगे, करने के लिए बहुत सारा पॉइंट है, बट हम लोग समझेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसी तरह से टैन का भी क्या होता है, साइन वाला ही होता है, और कोट का जो होता है कोस का कंसेप्ट होता है। क्वेश्चन आएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के प्रिंसिपल वैल्यू समझेंगे। यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं वैल्यू क्या क्या आया था। यहाँ पे देख रहे हैं वैल्यू π/6 भी हो सकता था, 5π/6 भी हो सकता है, किसका, साइन इनवर्स 1/2 का। उसी तरह से माइनस साइन इनवर्स -1/2 का 2 कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब उसके जो रेंज फिक्स किया गया उसमें जो वैल्यू आता है एक, उसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स -1/2, तो हमें पता है ये जो साइन इनवर्स के साथ जो कुछ भी है ये थीटा के बराबर होगा, तो इसे इंक्लूड क्या, साइन थीटा। ये जो है इनवर्स इधर आएगा तो साइन थीटा होगा, साइन थीटा = -1/2। ठीक है, तो यहाँ से थीटा थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए साइन के केस में, कहाँ से कहाँ के बीच में, हम लेंगे π/2 और -π/2 के बीच में। ठीक है, और माइनस है तो माइनस के लिए थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, -π/6 -π/6 होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि साइन -30° = -1/2 होता है, इसीलिए -30 के लिए -π/6 लिए। ठीक है, सिमिलरली cos इनवर्स √3/2, ये भी किसी क्या होगा, एंगल थीटा के बराबर होगा, तो यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, cos थीटा = √3/2 होगा।
देन थीटा का वैल्यू जो होगा सिर्फ एक वैल्यू आएगा, क्योंकि हमें रेंज इसका फिक्स कर देते किसका, कोस इन्वर्स के लिए, कोस इन्वर्स y के लिए। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस के लिए हमारा जो है वो 0 से लेकर पाई के बीच में होता है, क्योंकि इसके बीच में पॉजिटिव निगेटिव सब डोमेन के लिए डिफाइंड हो जाता है। और ये √3/2 जो है वो वैल्यू है किसका, 30, यानी पाई बाय इसका भी 6 ही आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कोसेक इन्वर्स 2 के लिए, ये भी किसी थीटा के बराबर होगा और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू हो गया 2। और थीटा का वैल्यू यहाँ पे हमें पता होना चाहिए, ये जो है वैल्यू किसके बीच में लाई करेगा, ये लाई करेगा कोस वाला, सॉरी साइन वाला ही, यानी पाई/2 और -पाई/2 के बीच में, बट एक्सक्लूड है 0 के लिए डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पे जो होगा किसका वैल्यू है, थीटा, तो ये है चूँकि साइन का रेसिप्रोकल, ये भी पाई/6 ही होगा, 3 पाई/6 आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये -पाई/6 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं tan इनवर्स -√3, ये भी थीटा, डेट मीन्स tan थीटा इक्वल टू -√3। तो tan के केस में भी साइन वाला ही ध्यान रखना, पाई/2 और -पाई/2 के बीच में। तो √3 चूँकि नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव के लिए होगा, तो डेट मीन्स थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये जो है √3 किसका है, 60 का ना, यानी क्या -पाई/3, यहाँ पाई/3 आया। ठीक है, अब आया कोस, रिपीट हो गया, कोस थीटा के बराबर होगा, डेट मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू माइनस की बात कर रहा, तो माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो ये थीटा, यहाँ से थीटा का वैल्यू 2 पाई/3, कितना 120 के लिए होता है, तो ये क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 2 पाई/3, चूँकि पॉजिटिव के लिए यहाँ पे 0 से लेकर पाई के बीच में यही लाई करेगा। कॉस के केस में माइनस एंगल, यहाँ माइनस भले है बट थीटा जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना। tan इनवर्स -1 है तो डेट इज ये भी थीटा होगा, और दिस इंक्लूड व्हाट, tan थीटा इज इक्वल टू -1, और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस है, यानी -पाई/4। ठीक है, यहाँ पे ये देख रहे हैं कि tan इनवर्स के साथ जब एंगल माइनस में तो वैल्यू माइनस में आ रहा, साइन के केस में यहाँ भी क्या होगा, माइनस में तो माइनस में, ये सब इंपॉर्टेंट है। साइन के केस में भी माइनस था तो यहाँ भी माइनस आया, तो ये क्या हो गया मेरा tan इनवर्स -1 का वैल्यू -पाई/4 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। 7 में भी क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है किसका, सेक इनवर्स 2/√3 का। तो सेक इनवर्स 2/√3 इन द फॉर्म क्या, सेक इनवर्स y के फॉर्म में, जो किसी एंगल थीटा के बराबर या x के बराबर होगा, और यहाँ पे जो डोमेन है वो 2/√3 है। और सेक इनवर्स के लिए क्या किए थे हम लोग, एक रेंज फिक्स किए थे कि सेक इनवर्स कॉस का क्या होगा, ये सेक का तो 0 से पाई, और हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं कितना, -पाई/2 करते हैं, यानी पाई/2 पे चूँकि क्या होता है, सेक इनवर्स डिफाइन नहीं होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, थीटा का भी वैल्यू इसी के बीच वाला निकालेंगे। तो यहाँ से क्या होता है, सेक इनवर्स इधर गया तो ये हो गया सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 2/√3 आया। तो कुल मिला के यहाँ से हमें पता होना चाहिए थीटा का वैल्यू क्या होगा, 2/√3 है, यानी क्या पॉजिटिव वैल्यू है, और √3/2 जो होता है कॉस का वो क्या होता है, पाई/6, 30 का वैल्यू होता है, यानी यहाँ भी सेक इनवर्स 2/√3 है, डेट इज थीटा इक्वल टू पाई/6। पाई/6 इसी के बीच में लाई करता है, सो थीटा का वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू पाई/6 ही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कॉट इनवर्स √3 है। तो कॉट इनवर्स √3 यानी कॉट इनवर्स y के फॉर्म में, जो किसी एंगल थीटा के बराबर या x के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, कॉट थीटा इधर गया तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया, √3, और थीटा यहाँ पे लाई करेगा किसके बीच में, कॉट इनवर्स की का जो रेंज है, कॉट का भी रेंज होता है वो 0 से लेकर पाई के बीच में होता है, क्योंकि सी के बीच में वैल्यू जो भी है रियल ऑल वैल्यू ऑफ कॉट का वो क्या करता है, लाई कर जाता है। सो हेयर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, चूँकि ये भी पाई/6 ही होता है। ठीक है, थीटा यहाँ पे कॉट थीटा यानी कॉट पाई/6 इक्वल टू √3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कॉस इनवर्स -1/√2 है। इट मीन्स ये भी किसी एंगल थीटा के बराबर होगा, और थीटा जो होगा वो लाई करेगा कॉस के केस में कहाँ के बीच में, 0 से पाई के बीच में, और चूँकि माइनस है हमें पता है कॉस जो था वो सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस नेगेटिव होता है। सो जो थीटा का वैल्यू होगा यहाँ से एक स्टेप और लेते हैं, यानी क्या, कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, -1/√2 है। कॉस थीटा यानी चूँकि पता है कि कॉस थीटा अगर यहाँ पे अगर रहता
1/√2 तो क्या होता है पाई/6 पाई/4 होता, और यहाँ से माइनस है तो इट मीन्स क्या होगा, या तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं थीटा इजक्वल टू पाई माइनस पाई कितना 4, डेट इज इक्वल टू ये कितना हो जाए 4 माइनस यानी 3 पाई/4। ये क्या होगा थीटा का वैल्यू जो निश्चित रूप से लाई करेगा 0 और पाई के बीच में, क्योंकि ये जो है पाई से छोटा है। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना हो गया 3 पाई/4। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कोसेक इनवर्स -√2 है, तो ये थीटा के बराबर होगा, और यहाँ से हम निकाल पाएंगे कोसेक थीटा इजक्वल टू क्या हो गया -√2, और इसका साइन का कोसेक का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ बीच में है, पाई/2 और -पाई/2 के बीच में। 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव वैल्यू होता है, और 0 से -पाई/2 के बीच में नेगेटिव वैल्यू होता है। तो यहाँ हम समझ पा रहे हैं ये जो एंगल होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और एंगल का जो वैल्यू होगा चूँकि क्या है √2 है तो नेगेटिव वैल्यू होगा कितना -पाई/4। ठीक है, समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 देखते हैं। 11 में वैल्यू निकालना है किसका, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ पे क्या करें हम लोग, हर एक टर्म, चूँकि ये अलग टर्म है, ये अलग है और ये अलग है, तो हम लोग क्या करते हैं इस टर्म का वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले tan इनवर्स 1 का भी वैल्यू कुछ ना कुछ एंगल के बराबर होगा। हम चाहे तो थीटा मान लेते हैं, यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, चूँकि अलग अलग टर्म एक्स मान लेते हैं, डैट मीन्स tan x इक्वल टू क्या होगा 1, और यहाँ से x का वैल्यू, चूँकि x जो कोई एंगल है तो यहाँ से क्या निकला x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू हमें पता है कि 1 के लिए क्या होगा ये पाई/4। ठीक है, सिमिलरली लेट किए, यहाँ पे लेट किए कि tan इनवर्स 1 जो है वो x के बराबर। नो, यहाँ भी लेट करते हैं क्या, cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू कोई दूसरा एंगल है y, तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos y इक्वल टू क्या आ गया -1/2, और यहाँ पे एंगल का वैल्यूज हो जाएगा चूँकि माइनस है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ से y का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 1/2 है, दैट इज 2 पाई/3। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सेकेंड क्वाड्रेंट में किसका वैल्यू जो है वो क्या होता है -1/2 होता है, यानी y इक्वल टू जो वैल्यू हो गया वो 2 पाई/3 हो गया। नेक्स्ट है मेरा साइन इनवर्स -1/2, ये भी किसी थर्ड एंगल मान लेते जेड के बराबर है, डैट मीन्स ये इधर गया तो सॉरी साइन जेड हो गया, साइन जेड इक्वल टू क्या हो गया -1/2, और साइन के लिए जब निगेटिव वैल्यू आता है इट मीन्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और यहाँ से जेड इक्वल टू क्या होगा 1/2 का मतलब यहाँ पे 30 नेगेटिव वैल्यू आएगा तो -पाई/6। ठीक है, 30 पाई/6 यानी 30 -पाई/6 हो गया। यहाँ पे इसको हम x माने थे, इसको y माने थे, और थर्ड वाले टर्म को z माने थे, तो यहाँ से क्या हो गया x का वैल्यू आया मेरा पाई/4, y का वैल्यू कितना आया 2 पाई/3, और z का वैल्यू जो आया वो आया -पाई/6। सबका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा इट्स 12, 4 3 जाए यानी 3 पाई प्लस 8 पाई और -2 पाई, तो कुल मिला क्या हो गया 8 + 3 11 -2 यानी 9 पाई/12, 3 4 जा यानी 3 पाई/4 आया इस सारा का वैल्यू। ठीक है, 3 पाई/4। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कॉस इनवर्स 1/2, ये भी किसी एंगल के बराबर मान लेते हैं, ये x के बराबर है, तो लेट कर लेते हैं क्या कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू x है, दिस इम्प्लाइज कॉस x इक्वल टू क्या होगा 1/2, पॉजिटिव वैल्यू है यानी x का जो वैल्यू होगा यहाँ पे क्या होगा 1/2 का मतलब 60 डिग्री ना, तो ये हो गया पाई/3। ठीक है, ये मान लेते हैं y। अच्छा, यहाँ पे 2 साइन इनवर्स 1/2 है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं पहले इसका वैल्यू मान लेते हैं, ये क्या है y के बराबर है, तो दिस इम्प्लाइज क्या साइन y इक्वल टू 1/2, और यहाँ से y इक्वल टू कितना पाई/6, पाई/6 ही ना पाई/6, तो ये वैल्यू हो गया पाई/6, तो इसका वैल्यू 2 × पाई/6, तो 9 क्या कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 इंटू रखेंगे साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या होगा कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू कितना निकला मेरा पाई/3 प्लस 2 इंटू इसका वैल्यू कितना पाई/6, डैट इज इक्वल टू पाई/3 प्लस 2 3 जा यानी कितना पाई/3 इक्वल टू हो गया 2 पाई/3, यही ना।
ये वैल्यू होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बोल रहा है क्या, इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई है देन किसके बारे में पूछ रहा है, वाई के बारे में पूछ रहा है कि वाई का वैल्यू क्या होगा। क्योंकि साइन इनवर्स एक्स है ना, तो साइन इनवर्स एक्स के साथ जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, कोई एंगल वाई होगा। और y का वैल्यू जो होगा, रेंज होगा, वो निश्चित रूप से हम लोग डिस्कस किए हैं, वो किसके बीच में लाई करता है, -π/2 और π/2 के बीच में, यानी इंक्लूडिंग ये भी। तो यहाँ पे जो होगा 0 से पाई का बोल रहा नहीं होगा, क्योंकि ये cos का होता और यही होगा बी ऑप्शन नंबर। डी में क्या है, ये क्या बोल रहा है, -π/2 और π/2 बीच में। इसका मतलब क्या है, हमको -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं करना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निश्चित रूप से ये वैल्यू आएगा। और हम देख चुके हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है, -π/2 और π/2 के बीच में, है ना। ये क्लोज इंटरवल, इसका मतलब क्या होता है, हमें ये इंक्लूड करना होता है। इंक्लूड के लिए हम लोग इक्वल टू भी यूज करते हैं, यानी ये इंक्लूडिंग π/2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में बोल रहा है क्या, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हर एक टर्म को इसको मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू एक्स है, दिस इम्प्लाइज tan x इक्वल टू क्या होगा, √3, और x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, √3 है ना, डेट इज π/3, यानी 60 वैल्यू ना। तो ये हो गया कितना, इसको x माने थे जो क्या है π/3 के बराबर है। ठीक है। माइनस में है सेक इनवर्स -2 को मान लेते हैं y, दिस इम्प्लाइज सेक y इक्वल टू -2। कोस हो या सेक है, नेगेटिव वैल्यू आया डैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है कि cos -2 है, तो इसका वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 2π/3 ना। ये होता है y का वैल्यू 2π/3। ठीक है। तो यहाँ से इसका वैल्यू y हो गया, यानी क्या, x माइनस करना है हमको, 2π/3 इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो 3, तो यहाँ से आ गया पाई माइनस 2π इक्वल टू -π/3, तो ये वैल्यू हो गया -π/3। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। डेट्स ऑल, ये लास्ट था क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।